देखिए आज हम लोग जानेंगे अलजेब्रा से रिलेटेड, ठीक है। अलजेब्रा चैप्टर का एक और चैप्टर है, उसी में द्विघात समीकरण, न्यू चैप्टर है, आसान चैप्टर है, ठीक है। आराम से पढ़ेंगे, आराम आराम से सीख लेंगे। द्विघात समीकरण, जिसका इंग्लिश क्या आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका अंग्रेजी क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हम लोग इससे पहले पढ़े बहुपद, पॉलिनोमियल्स, उसके बाद पढ़े दो चर वाला रैखिक समीकरण, उसके बाद पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण। ये जितना भी है सब ये क्या है, अलजेब्रिक मैथ, ये सारा क्या है, अलजेब्रिक मैथ। तीनों चैप्टर अभी जो ऊपर से पढ़े, बहुपद हो गया आपका, द्विघात समीकरण हो गया, और फिर क्या है दो चर वाला रैखिक समीकरण, ये अलजेब्रिक मैथ है, यानी कि बीज गणितीय है ना, क्या हो गया, बीज गणित। तो द्विघात समीकरण, चलिए आज हम लोग थोड़ा थोड़ा बात जान लेते हैं। उससे पहले द्विघात समीकरण से पहले हम लोग बहुत कुछ जानेंगे। देखिए सबसे पहले हमेशा से स्टार्ट करते हैं, और हमेशा से स्टार्ट थोड़ा सा कर लेते हैं। सबसे पहला बात चर, देखिए धीमा धीमा पढ़ाना मेरा काम है, ठीक है, धीमे धीमे पढ़ाते हैं। चर, चर क्या है, वैसा चीज जो आपको ना पता हो, वैसा चीज जो आपको नहीं पता हो, उसको बैठाने के लिए आप क्या बोलते हैं, ए से लेकर के जेड तक, ए टू लेकर कोई जेड तक कोई भी मान रखते हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है। ए बी सी डी ये जितना भी चीज़ है, ये सब क्या है, एक्स वाई जेड, ये सारा का सारा चर कहलाता है। और अचर, अचर का मतलब जो आपका संख्या के रूप में होता है, वह क्या कहलाता है, अचर, ठीक है। इतना तो सबको पता है। बहुपद नहीं बताएं, दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं बताएं, यहाँ भी बताना, तो यहाँ भी बता दिए कि चर, आपको जो चीज़ नहीं पता होता है उसको चर कहा जाता है। उसको लिखने के लिए ए से लेकर के जेड तक के अक्षरों का उपयोग किया जाता है। जबकि अचर, अचर क्या होता है, तो संख्या जितना भी सब क्या कहलाता है, अचर कहलाता है, ठीक है। अगर हम पूछ दें एक्स 2x, इसमें ये क्या है, तो ये भाई क्या है, x लगा हुआ है, इसलिए कहिएगा चर। बोल देंगे 5, तो 5 क्या है, ये आपका अचर हो गया, ठीक है। यानी कि चर का मतलब वेरिएबल, और अचर का मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट, ठीक है। चर का मतलब वेरिएबल और अचर का मतलब हो गया कांस्टेंट, ठीक है। द्विघात समीकरण देखिए, द्विघात समीकरण से पहले हम लोग पढ़े थे दो चर वाला रैखिक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब हम लोग पढ़ रहे हैं, उससे ही पहले पढ़े थे बहुपद। बहुपद क्या था, थोड़ा सा बहुपद के बारे में बात करते हैं। उससे भी पहले बात किया कि व्यंजक क्या होता है, बहुपद से पहले बात कर लेते हैं व्यंजक, ठीक है। हम लिखे 2x + 5, ये हमारा क्या है, व्यंजक, जिसमें कहीं भी आपको किसी भी मैथमेटिक्स में अगर आपको x y z 2x + 5 या कुछ ऐसा x या y लगा मिल जाए, कुछ भी लगा मिल जाए, आप कहिएगा कहीं ना कहीं ये क्या है, आपका व्यंजक है। क्या है ये, व्यंजक, इसका नाम क्या हो गया, व्यंजक, ठीक है, व्यंजक हो गया। अब लिख देंगे 5x x² - 5y + 2, ये भी क्या आपका व्यंजक ही है। कुछ भी x के रूप में कहीं भी कुछ मिल जाए, उसको क्या कहिएगा, व्यंजक। दो हाथ, दो पैर, दो कान, एक कान, एक नाक और दो आंख, क्या है, आदमी है कि बंदर, आदमी रहेगा। उसी तरीके से व्यंजक अगर x के साथ कुछ भी मिल जाए, आप क्या कहिएगा कि वह व्यंजक है, ठीक है। चलिए अब आइए बहुपद क्या है। हम बताए थे बहुपद, बहुपद का क्लास देख लीजिएगा। चर x के साथ, चर x के साथ, या फिर कहें एक चर के साथ, एक चर के साथ, चर x के साथ भी हो सकता है, चर y के साथ भी हो सकता है, चर z के साथ भी हो सकता है बहुपद। लेकिन कहने का मतलब है एक चर के साथ, एक चर के साथ वैसा व्यंजक, वैसा व्यंजक, व्यंजक यानी कि ऐसा। इसमें देखिए तो एक चर है, हाँ इसमें एक चर है, इसमें दो चर है, तो बहुपद क्या कहता है, बहुपद कहता है एक चर के साथ, या फिर कहता है x के साथ, एक चर के साथ वैसा व्यंजक जिसका पावर क्या हो, जिसका पावर धनात्मक हो, जिसका पावर क्या हो, धनात्मक, धनात्मक का मतलब प्लस में हो, जिसका पावर क्या हो, प्लस में हो, उसको आप क्या कह सकते हैं, बहुपद कहते हैं। वैसा व्यंजक जिसका जो एक चर के साथ वैसा व्यंजक जिसका पावर धनात्मक हो। पहले हम देखिए, बताइए इसमें एक चर है कि दो चर है, तो ये एक चर वाला व्यंजक है। तो एक चर के साथ वैसा व्यंजक जिसका पावर धनात्मक, इसका पावर कैसा है, धनात्मक है कि ऋणात्मक है, धनात्मक है, क्या इसको बहुपद कह सकते हैं, हाँ ये व्यंजक तो है। और स्पेशल में इसको हम लोग खुद कह रहा है बहुपद कि एक चर x के साथ वैसा व्यंजक जिसका पावर धनात्मक हो, उसको आप क्या कह सकते हैं, बहुपद कह सकते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं कि बहुपद कहलाता है। क्लियर, अब बताया, ठीक है। क्या इसको हम बहुपद नहीं कह सकते हैं, नहीं, क्योंकि बहुपद कहता है कि वैसा व्यंजक, वैसा व्यंजक जो एक चर के साथ हो। यहाँ देख रहे हैं चर x भी है और चर y भी है, यानी कि कोई ऐसा चीज है जो आपको x के जगह पे नहीं पता, और कोई ऐसा चीज जो y के जगह पे पता नहीं है।
यानी कि दो चीज आपको यहाँ नहीं पता है तो बहुपद तो ऐसा नहीं कहता है, बहुपद तो कहता है एक चर के साथ व्यंजक होना चाहिए, यहाँ दो चर के साथ है यानी कि आप इसको व्यंजक तो कह सकते हैं पर बहुपद नहीं कह सकते। आगे आइए, 5x² प्लस 5x प्लस 2, क्या इसको बहुपद कह सकते हैं? हाँ कह सकते हैं। एक चर के साथ आपका व्यंजक है और इसका पावर क्या है? प्लस में। पावर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, इसका कोई रोक थोक नहीं है। रोक बस इसमें है कि आपका पावर प्लस में होना चाहिए। हाँ पावर प्लस में है आपका, इसको क्या कह सकते हैं? व्यंजक तो है ये, इसका स्पेशल नाम क्या है आपका? बहुपद हो गया। क्यों? क्योंकि एक चर के साथ धनात्मक पावर के साथ खड़ा, ये क्या हो गया आपका? बहुपद हो गया। क्या ये हमारा बहुपद है? नहीं, क्योंकि एक चर के साथ तो व्यंजक है पर ये माइनस में। क्लियर है? तो आपको व्यंजक और बहुपद में अंतर पता चला, ये बहुपद हो गया। आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए, आपके पास एक चर के साथ धनात्मक पावर वाला बहुत सा व्यंजक मिल सकता है। देखिए 2x² प्लस 5 एक चर के साथ धनात्मक पावर वाला व्यंजक मिल गया। 2x³ प्लस 4x² प्लस 4x, ये भी धनात्मक पावर के साथ मिल गया। ठीक है। 2x⁴ माइनस 5x प्लस 0, ये भी आपको एक चर के साथ धनात्मक पावर में मिल गया। मिला कि नहीं मिला? हाँ मिल गया। तो क्या ये बहुपद है? हाँ ये भी बहुपद है। क्यों? क्योंकि बहुपद का कहना है एक चर के साथ धनात्मक पावर वाला व्यंजक होना चाहिए, एक चर के साथ धनात्मक पावर वाला व्यंजक होना चाहिए। बस खाली इसका नाम अलग अलग है, चूंकि इसका अधिकतम पावर 2 है तो इसको आप लोग कहते हैं या फिर हम लोग कहते हैं द्विघात बहुपद। इसको क्या कहते हैं? द्विघात, यानी कि दो घात वाला बहुपद। ये क्या हो गया आपका? त्रिघातीय बहुपद। ये क्या हो गया? त्रिघातीय बहुपद, यानी कि बहुपद में ऐसे पढ़ा चुके हैं, फिर भी यहाँ थ्योरी है तो थ्योरी को ले रहे हैं। ये क्या आपका? चतुर्घातीय बहुपद, चतुर्थ घातीय बहुपद हो गया। क्लियर है? तो हम लोग आप देखिए अभी द्विघात समीकरण पे आते हैं। ठीक है, चलिए। क्लियर है बहुपद? सारा थ्योरी क्या कीजिएगा? नोट कीजिएगा, टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा। अब देखो, एक चर के साथ द्विघात बहुपद, एक चर के साथ द्विघात बहुपद है, इसको अगर 0 के बराबर कर दिया जाता है तो इसको कहा जाता है द्विघात समीकरण। क्या कहा जाएगा? द्विघात समीकरण, अंग्रेजी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? एक चर के साथ धनात्मक पावर वाला यानी कि बहुपद को अगर 0 के बराबर कर दिया जाता है तो क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण कहलाता है। क्लियर है? ठीक है। एक चर वाले धनात्मक पावर यानी कि बहुपद को 0 के साथ बराबर कर दिया जाता है तो आपको द्विघात समीकरण कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, बहुपद में हम बताए थे, बात नहीं की। देखिए बहुपद का रूप कैसा होता है? ax प्लस by प्लस c, यही आपका क्या होता है? बहुपद का रूप। आपको ये क्या लिख दिया हम? लंदफंद लिख दिया, एक मिनट। ax² bx प्लस c, ये आपका क्या है? बहुपद का रूप हो गया। उसे हम लिख देते हैं 2x² प्लस 5x प्लस 3, 2x² प्लस 5x प्लस 3, ये आपका क्या हो गया? बहुपद। बहुपद में देखिए ये चर का x² हो गया, चर पर पावर 1, चर पर पावर 2, ये सारा संख्या क्या है? संख्या, वास्तविक संख्या में समझते हैं ना, रियल संख्या 2 हो गया, 5 हो गया, 3, ये सब संख्या। तो इसको इसके जगह पे a, इसको b समझे, इसको c समझे, तो इसका रूप कैसा दिखेगा? इसका रूप कैसा दिखेगा? ax² प्लस bx प्लस c, यानी बहुपद का मानक रूप। मानक रूप का मतलब मेन रूप। मानक रूप कैसा होता है? ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होता है। लेकिन द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण का मानक रूप हम जानते हैं कि बहुपद, एक चर वाले बहुपद को 0 के बराबर कर देते हैं तो वही तो समीकरण बन जाता है द्विघात वाला। तो द्विघात वाला समीकरण, ठीक है, 0 के हम क्या कर दिए? बराबर कर दिए, तो ये क्या हो गया आपका? द्विघात समीकरण। अब गौर कीजिए, हम लोग बहुपद में भी ऐसा करते थे, बहुपद को 0 के बराबर करते थे। ऐसा क्यों करते थे? याद है? शून्यक निकालने के लिए। बहुपद में हम क्या करते थे? शून्यक निकालने के लिए। थोड़ा सा और बहुपद पे बात करना है, ठीक है? समझ में आया बहुपद क्या है और द्विघात समीकरण में क्या अंतर है और व्यंजक में क्या अंतर है और दो चर वाला रैखिक समीकरण में क्या अंतर है? ठीक है, मिटाते हैं। देखिए बहुपद क्या है? ax प्लस by प्लस c, ये आपका बहुपद है। यानी कि अगर हम मान लें अभी जो लिखे थे फिर वही लिख दिए, मतलब कि ऐसे काहे हो रहा? यानी पीछे जो पढ़ाए दो चर वाला रैखिक समीकरण है ना, क्या करें? bx प्लस c बराबर 0। असल में जो बार बार लिखा रहा है क्या सीखा है? दो चर वाले रैखिक समीकरण का रूप है। पीछे 15 क्लास इसी के चलाएं, इससे क्या हो गया? आदत हो गया। 2x² प्लस क्या था?
3x प्लस यहाँ पे 5 था, 5x प्लस 3, ठीक है। ये आपका बहुपद था। गौर कीजिए, बहुपद में आप इसका मान निकालने के लिए, बहुपद का मान निकलता है, आपको यहाँ पे चर x है, इसका मान निकलेगा। आप अपने मन से x का मान 0 रखिए, अपने मन से x का मान 1, अपने मन से x का मान -1, आप बहुत सा संख्या रखिए, आप दुनिया का कोई भी संख्या रखिए, आपका कोई संख्या जरूर मिलेगा। आप 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 5 रखिए, रूट रखिए, √2 रखिए, 3 रखिए, कुछ भी रखिए, इसका आंसर आपको जरूर मिलेगा, है ना। अब देखिए संख्या के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एक होता है प्राकृतिक संख्या, तो क्या होता है प्राकृतिक संख्या, दूसरा क्या होता है पूर्ण संख्या, तीसरा पूर्णांक संख्या, चौथा परिमेय संख्या, इसी को आप भिन्न भी कह सकते हैं, ठीक है। और क्या है अपरिमेय संख्या, और सभी संख्या के सम्मेलन को कहा जाता है वास्तविक संख्या। क्या कहता है वास्तविक संख्या। यानी कि दुनिया का कोई भी संख्या वो किसका परिवार कहला सकता है, वास्तविक संख्या का परिवार कहला सकता है। लेकिन दुनिया का कोई भी संख्या प्राकृतिक का, ना पूर्णांक का भी नहीं कहला सकता है, परिमेय का भी नहीं कहला सकता है ना। दुनिया का कोई भी संख्या किसका परिवार में आ सकता है, शामिल वास्तविक संख्या में आ सकता है। तो आप कोई भी संख्या रख दीजिए, इसलिए कहता है कि बहुपद में कोई भी वास्तविक मान रखने से, कोई भी वास्तविक संख्या x के जगह पे रखने से कोई वास्तविक संख्या जरूर निकल के आता है कि नहीं। रखिए हम मान लेते हैं कि 0 रखें, तो आपको वास्तविक संख्या क्या मिला, 3 मिला। आप वास्तविक संख्या x के जगह पे 0 रखें तो आपको वास्तविक संख्या क्या मिला, 3 रखा। यानी कि बहुपद में आप हजारों लाखों करोड़ों x के जगह पे मान रख सकते हैं और आपको हजारों लाखों मान दे सकता है, ठीक है। यही आपका क्या हो गया बहुपद। लेकिन द्विघात समीकरण क्या होता है, बहुपद को अगर 0 के बराबर कर देते हैं, यानी कि सम का मतलब होता है बराबर, 0 के बराबर कर देते हैं बहुपद को, तो इसलिए क्या कहते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, सम का मतलब बराबर, करना का मतलब करण हो गया, समीकरण हो गया। आगे आइए, आइए किताब से कुछ बात करते हैं। 7x² - 9x + 2, क्या ये बहुपद है, हाँ है, ये बहुपद है। x², ये द्विघात बहुपद है कि त्रिघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है आपका। क्या इसका द्विघात बहुपद का रूप ठीक है, ऐसे ही मानक रूप होना चाहिए। इसका मानक रूप तो आपका ऐसा होता है ax + ax² + bx + c होता है, तो इसको इस रूप में लावेंगे 7x² + -9x + 2। अब इस रूप में आया, 7 को आप a, -9 को आप b और 2 को आप c कह सकते हैं, बाकी सब प्लस के साथ जुड़ा हुआ। ये हो गया आपका बहुपद। और क्या हो सकता है y² - 2y, क्या हो सकता है y² - 2y, ये आपका क्या बहुपद है। एक चर के साथ प्लस में पावर है तो ये बहुपद हो गया, हाँ हो गया बहुपद। इसका रूप, इसका मानक रूप यही है, नहीं इसको मानक रूप में लिखेंगे तो ax² + bx + c। कैसे लिखेंगे, y² तो ठीक था, प्लस -2y, लेकिन c वाला नहीं है तो +0 अपने मन से कर देते हैं, हो गया। इसके जगह पे आपका क्या हो गया, a के जगह पे 1, b के जगह पे -2 और c के जगह पे 0। यही मानक रूप आपका हो गया, ठीक है। यही क्या आपका द्विघात बहुपद हो गया। अब आते हैं शून्यक, बहुपद का शून्यक क्या होता है, मिटा दें। सब बहुपद ही का थ्योरी है क्या, बहुपद के बराबर 0 कर दिया, वही तो है। अगला हम पढ़ेंगे बहुपद का शून्यक। याद करते हैं, इसमें पढ़ना नहीं, याद करते हैं कि कैसे निकालते थे बहुपद का शून्यक, कैसे निकालते थे। मान लेते हैं कि कोई बहुपद है 2x² + 5x, ज़्यादा भारी हो रहा है, 2x² - 4x + c = 0, ठीक है। इसको हटाते हैं, ये आपका क्या हो गया बहुपद। इसका शून्यक हम कैसे निकालते थे, शून्यक यानी कि वैसा मान, बहुपद का शून्यक यानी कि वैसे, इसमें तो आप अनगिनत मान रखिएगा, x का बहुत मान रखिएगा और तरह तरह का मान निकलेगा। x का आप अनगिनत मान रखिएगा, अनगिनत मान निकलेगा। लेकिन आप जब x का तरह तरह का मान रखिएगा, उसी में x का ऐसा मान आएगा, x का ऐसा मान आएगा, मान रखने घड़ी आपको x का एक ऐसा मान आएगा जो बहुपद को क्या कर देगा, जो बहुपद को 0 बना देगा। क्या बना देगा, 0 बना देगा। तो x का वैसा मान, ऐसा मान आएगा जो बहुपद को 0 बना देगा। तो जो मान यानी कि वैल्यू बहुपद को 0 बनाता है, बहुपद को 0 बनाता है, उसको 0 बनाता है, उसको क्या कहते हैं, उसको शून्यक कहते हैं। क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं। क्लियर, शून्यक क्या है, देखिए निकालते हैं इसका शून्यक। जैसे कि आपके पास बहुपद ये था 2x² - 4, ये बहुपद था। अब बोल रहा है कि x का ऐसा मान जो बहुपद को 0 बना दे, उसका बहुपद को क्या कहिएगा, शून्यक कहिएगा।
शून्यक निकालने का तरीका ही बताए थे। आप चलिए रखिए x बराबर एक बार 0 रखिएगा, x बराबर 1 रखिएगा, x बराबर -1 रखिएगा, x बराबर 2 रखिएगा, x बराबर -2, आप रखते चलिए अनगिनत मान। लेकिन इसी अनगिनत मान में से कुछ ऐसा मान होगा जो बहुपद को क्या कर देगा, बहुपद बना देगा। तो आइए हम लेते हैं 2x² - 4, ये हमारा बहुपद था, इसमें हम एक बार 0 रखते हैं। क्या आया मेरा आंसर 4। क्या बहुपद मेरा 0 बना? नहीं, -4 है। चलिए 1 रखते हैं, x² - 4 बराबर क्या हो गया 2, 2 में से -4 गया तो क्या हो गया -2। क्या ये 0 है? बहुपद को जो 1 मान रखे हैं, x के जगह पे मान 1 रखे हैं, यह मान बहुपद को 0 नहीं बना सका, यानी कि ये वाला मान बहुपद का शून्यक नहीं है। अगला -1 रख करके देखते हैं, 2 इंटू x² यानी कि -1 का x² -4 बरोबर 0 आ जाएगा। गौर कीजिए, 2 और -4 क्या आया -2। ये भी आपका क्या है, बहुपद 0 बना नहीं। आप जब चर x के जगह पे -1 मान रखें तो भी बहुपद को 0 नहीं बना सका, यानी कि ये आपका शून्यक नहीं है। 2 रखते हैं, 2 इंटू 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। देखो हम सोच समझ के रखे थे, नहीं बना। 2 दूनी 4 दूनी, यहाँ पे हम क्या करते हैं 8 रख लेते हैं, ठीक है, आसान होगा, क्योंकि ना तो फिर लंबा जाना पड़ेगा हमको। यहाँ पे हम क्या रख करके देखते हैं 8। हम बहुपद ले लेते हैं 2x² - 8, समझाना आसान रहेगा। -8, चलिए 0 रख करके देखें तो क्या आया -8। 1 रख करके देखें, 1 का स्क्वायर -8 क्या आ जाएगा, 8 में से 2 गया तो -6, अभी भी 0 नहीं बना। -1 रख करके देखेंगे तो भी क्या आएगा -6। 2 इंटू 2 रख करके देखें तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर हो गया -8 बराबर क्या होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 में से 8 गया तो 0। यानी कि जैसे ही चर x का मान बहुपद में 2 रखें तो यह मान 2 जो है बहुपद को 0 बना दिया, यानी कि x का ऐसा मान जो बहुपद को 0 बना दे, बहुपद को 0 बना दे। जो मान बहुपद को 0 बनाया, जो मान बहुपद को 0 बनाता है उसको शून्यक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? यही आपका क्या हो गया, एक शून्यक हो गया। ठीक है, और देखते हैं और कोई मान, -2 रख करके देखते हैं तो -2 का स्क्वायर -8 बराबर क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। यानी कि इस बहुपद का एक और शून्यक क्या हो गया, यही हो गया। और हम बहुपद में पढ़ा चुके थे कि द्विघात बहुपद का मुश्किल अधिकतम 2 शून्यक निकलता है, त्रिघात बहुपद का अधिकतम 3 और एक घात का अधिकतम 1 शून्यक निकलता है। बहुपद में हम लोग बेहतर से पढ़ चुके हैं। ठीक है, यही आपका क्या हो गया, बहुपद का शून्यक निकालने का तरीका। ऐसे आप तरह तरह का वास्तविक मान रख रहे हैं और उससे क्या हो रहा है, एक वास्तविक मान निकल के आ रहा है। पर ऐसा मान जो बहुपद को 0 बनाता है उसको क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं। तो इस तरह से आप कितना रखिएगा, है ना, इस तरह से हम लोग कितना मान रखेंगे। ये तो ठीक है, 2 और -2 पे आपका शून्यक मिल गया, और कोई ऐसा रहता है जो 12 पे मिलता, जो 10 से मिलता, तब उसका हम कितना मान रखते जाते हैं, दिक्कत है ना। इस वजह से बहुपद का शून्यक निकालने का हम लोग तरीका बताए थे कि अगर आपको कोई बहुपद देता है 2x² - 8, बोलता है कि इसका शून्यक निकाले, यानी कि शून्यक बहुपद को यानी कि क्या बनाना है, 0 बनाना है, तो आप बोलते हैं कि 2x² - 8 बराबर 0। बहुपद को क्या बना देना है, 0 बनाना है, यानी कि जस्ट आप इसको क्या बदल दिए, द्विघात समीकरण में 8। तो x² बराबर क्या कहिएगा 4, तो x बराबर क्या हो गया +-2, यानी कि x बराबर एक +2 आया है और एक बार -2 आएगा। यही तो आया था, एक बार प्लस एक बार माइनस, कितना आसानी से निकल गया। तो हम लोग बहुपद कोई भी बोलेगा कि बहुपद का शून्यक निकालिए, चाहे तो आप तरह तरह का अनगिनत मान रख करके आप वैसा मान ले लीजिए जो 0 बना दिया, बहुपद को शून्यक हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको तरीका बता रहा है कि बहुपद का शून्यक निकाले। अच्छा, बहुपद को शून्यक बनाना है, शून्य बनाना है, तो शून्य के 0 को बराबर कर दिए। उसके बाद जो हल निकला बोले क्या चाहिए, x का मान है +2 आया, एक -2 यानी कि यही दोनों क्या है, बहुपद का शून्यक है। गौर कीजिए ये है क्या, ठीक बहुपद तो ठीक था, लेकिन शून्यक निकालने के चक्कर में इसको हम शून्य के बराबर किए थे और ये क्या बन गया था, द्विघात समीकरण बन गया था। क्या बन गया था, द्विघात समीकरण बन गया था। यही क्या आपका द्विघात समीकरण। तो आपका बहुपद का ये क्या कहलावेगा, शून्यक। बहुपद का क्या कहलावेगा, शून्यक। लेकिन इस समीकरण का क्या कहलावेगा, हल। क्या लिखावेगा, हल। यही हल कहलावेगा, यही मान कहलावेगा, यही क्या कहलावेगा। अगर बहुपद रहा तब इसको क्या कहिएगा कि बहुपद का शून्यक है, पर द्विघात समीकरण क्या बोलेगा, हल है, मान है। ठीक है, इसी को बोलता है मूल है, या फिर अंग्रेजी में कहा जाता है रूट है। क्लियर है। तो द्विघात समीकरण हम लोग जाने अनजाने में कर देते थे। ठीक है, अब परफेक्ट रूप से हम लोग कहाँ जाते हैं, द्विघात समीकरण पे, देखते हैं क्या होता है। देखिए अब आइए फिर से समझते आगे आगे। अभी क्या था आपका 2x² + 5x + 3, ये आपका क्या हो गया, बहुपद था। इसमें आप बहुत सा मान रख रहे थे, तरह तरह का अनगिनत मान रख रहे थे और आपका अनगिनत मान निकल रहा था। उसी में से कुछ ऐसा मान था, कुछ क्या, 2 ऐसा मान, क्योंकि द्विघात है तो 2 मान ऐसा होगा, 2 ऐसा मान होगा जो बहुपद को क्या कर देगा, 0 कर देगा। यानी कि x बराबर एक ऐसा मान, कोई अल्फा मतलब कोई ऐसा मान क्या होता है, बहुपद को अल्फा रखने पर क्या हो जाता है, बहुपद 0 हो जाता है। यानी कि कुछ ऐसा मान रखने पर, x का कुछ ऐसा मान रखें, क्या हो गया, 0 हो गया। तो आप क्या कहिएगा कि x बराबर अल्फा, अल्फा क्या है, शून्यक है।
ना समझ में आया? मान लेते हैं कि ये बहुपद था, बहुपद में 2 रखें और बहुपद में यहाँ भी 2 रखे, यहाँ भी 2 रखे, क्या हो गया? शून्य बन गया। तो आप क्या कहिएगा 2 को? x बराबर 2 को क्या कहिएगा? शून्य के ना। वही तो हम कह रहे हैं कि x का आप कोई मान रखें एक अल्फा, जिसके कारण बहुपद क्या हो गया? 0 हो गया। तो आप क्या कहिएगा कि अल्फा क्या? शून्य है। ये छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव में काम आता है, ठीक है। चलिए अब देखिए द्विघात समीकरण का कितना प्रकार होता है पता है? नहीं बताया गया? चलिए ध्यान दीजिए। द्विघात समीकरण समझ में आया ना? जब बहुपद द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर कर दिया जाता है तो क्या होता है? द्विघात समीकरण कहलाता है। द्विघात समीकरण के प्रकार, द्विघात समीकरण के प्रकार 2 प्रकार होता है, ठीक है। 1 प्रकार और 2 प्रकार। इसका नाम 1 प्रकार होता है, दूसरे का नाम 2 प्रकार होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। पहले का नाम होता है शुद्ध समीकरण, शुद्ध द्विघात समीकरण। पहले का नाम क्या होता है? शुद्ध द्विघात समीकरण। और दूसरे का नाम होता है अशुद्ध द्विघात समीकरण, ठीक है। ध्यान से पढ़िए, कल फिर आपका एग्जाम्पल चलेगा। द्विघात समीकरण के प्रकार, शुद्ध द्विघात समीकरण, आगे क्या है? अशुद्ध द्विघात समीकरण। क्या होता है शुद्ध और द्विघात समीकरण और अशुद्ध द्विघात समीकरण? तो बताते हैं शुद्ध क्या। पहला क्या बोल लेते हैं? शुद्ध द्विघात समीकरण। तो वैसा समीकरण, आपको परिभाषा ना पूछेगा और बहुत भारी भी नहीं है, समझिए। वैसा समीकरण जिसमें चर पर खाली 2 पावर दिखे, 2 पावर देखने को मिले, वैसा समीकरण जिसमें चर पर खाली 2 पावर देखने को मिले, यानी कि 2 ही पावर, यानी समीकरण रहे आपका, उसमें मात्र 2 ही पावर देखने को मिले और कोई पावर नहीं, ना कि 1 मिल जाए, ना कि 2 3 मिल जाए, आपको क्या मिले? चर पर खाली 2 पावर। तो उसको क्या बोलेगा? शुद्ध द्विघात समीकरण। और दूसरे को क्या बोलते हैं? अशुद्ध या फिर अशुद्ध। अब दूध में पानी मिला दिए तो अशुद्ध हो गया, शुद्ध दूध रहा तो अशुद्ध हो गया। या फिर कहते हैं कि मिश्रित दूध है। क्या है? मिश्रित दूध है। या फिर इसको क्या कहते हैं? अशुद्ध के बदले मिश्रित समीकरण भी कहा जाता है, ठीक है। तो शुद्ध द्विघात समीकरण या फिर मिश्रित या फिर अशुद्ध द्विघात समीकरण, ठीक है। चलिए दूसरा होता है आपका मिश्रित द्विघात। मिश्रित द्विघात समीकरण आप किसको कहिएगा? वैसा समीकरण। अच्छा, 2 घात से तो ज्यादा आपको इस समीकरण में देखने को मिलेगा नहीं। 2 घात से मिलेगा तो फिर द्विघात कहां से रह जाएगा? तो त्रिघात हो जाएगा। तो वैसा समीकरण जिसमें, कोई बता सकता है, जिसमें चर पर कैसा कैसा पावर मिले? जिसमें चर पर 2 पावर और 1 पावर लिख देते हैं शॉर्ट में, पावर देखने को मिले। क्लियर है ना? वैसा समीकरण जिसमें चर पर 2 पावर और 1 पावर देखने को मिले। चलिए इसका थोड़ा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि देखिए इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं। पहला x² - 4 = 0। वैसा समीकरण जिसमें चर पर खाली 2 पावर देखने को मिले। वैसा समीकरण जिसमें चर पर खाली 2 पावर देखने को मिले। क्या इसमें पावर 1 देखने को मिल रहा है कहीं पर? नहीं। यानी कि ये आपका समीकरण जो है कैसा समीकरण कहलावेगा? शुद्ध समीकरण कहलावेगा। पर इसका देख लीजिए दूसरा का, 2x² + 3x 5x + 3, ये भी आपका क्या है? बराबर 0। ये आपका क्या हो गया? द्विघात समीकरण हो गया। ये भी द्विघात समीकरण है, पर इसमें चर पर, वैसा समीकरण जिसमें चर पर 2 पावर और 1 पावर देखने को मिले, उसको मिश्रित कहते हैं। मिश्रण है, 2 घात वाला भी है, इसमें 1 घात वाला भी है। तो अधिकतम पावर लेकर के उसका नाम रखा जाता है। तो अधिकतम 2 है, इसलिए क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण। तो इसमें चर पर 2 पावर भी है और चर पर 1 पावर भी है। तो इस ऐसे समीकरण को आप क्या कहिएगा? मिश्रित द्विघात समीकरण। ये शुद्ध हो गया या फिर ये शुद्ध कहलावेगा, और ये आपका मिश्रित या फिर अशुद्ध भी कह सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, इस समीकरण का रूप कैसा होगा? कोई बता सकता है? शुद्ध द्विघात समीकरण का ऑब्जेक्टिव देगा। शुद्ध द्विघात समीकरण का रूप कैसा होगा बताओ तो? x² + b = 0। अब कोई कहेगा आप लिखें सर x² + b = 0, यहाँ तो माइनस है, क्या दिक्कत है? आप x² + -4 = 0 कर दीजिए। एक आपका a कहलावेगा और -4 क्या कहलावेगा? b = 0। यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि शुद्ध द्विघात समीकरण का रूप कैसा होता है? ax² + b = 0 के रूप का होता है। लेकिन अशुद्ध यानी कि मिश्रित का ax² + bx + c = 0, इसका रूप ऐसा देखने को मिल सकता है।
क्लियर है? यही आपका द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का प्रकार दो होता है, शुद्ध द्विघात समीकरण, अशुद्ध द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण वैसा समीकरण जिसमें चर पर खाली 2 पावर देखने को मिले, ठीक है। और मिश्रित द्विघात समीकरण वैसा समीकरण जिसमें चर पर 2 पावर भी मिले और 1 पावर भी मिले, यानी कि मिश्रण हो। इसका रूप ax² + bx + c बराबर होता है और शुद्ध का ax² + b बराबर 0 के रूप का होता है। क्लियर है ना? चलिए अब हम लोग देखेंगे शुद्ध द्विघात समीकरण का हल निकालने का प्रश्न कैसे सीखेंगे। क्या सीख रहे हैं? शुद्ध द्विघात समीकरण का हल निकालना काफी आसान है, लेकिन थ्योरी में है तो बताना जरूरी है। थ्योरी सब कुछ क्लियर करता है, थ्योरी को ध्यान से पढ़ेगा सब ठीक हो जाएगा। शुद्ध द्विघात समीकरण का हल करना। शुद्ध द्विघात समीकरण का तो हमको पता है, इसका रूप ax² + b बराबर 0 के रूप का होता है। यही आपको क्या होता है? शुद्ध द्विघात समीकरण का रूप होता है। क्लियर है? चलिए अब हम यहाँ ले लिए पिछले ऐसा क्वेश्चन 2x² - 4 बराबर 0, बोले इसका हल निकालिए। तो शुद्ध द्विघात समीकरण का हल आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं। इसका हल कितने तरीके से निकाल सकते हैं? 2 तरीके से निकाल सकते हैं। शुद्ध द्विघात समीकरण का हल कितने तरीके से? तरीका आसान है, यानी कि दिमाग में उल्टा पुल्टा बैठा लेने की बड़ी भारी भारी होगा। देखिए ध्यान दीजिए, पहला है रूट विधि या फिर स्क्वायर विधि कह सकते हैं, स्क्वायर करके। दूसरा गुणनखंड करके, क्या करके? गुणनखंड करके। 8वां ही पढ़े हैं गुणनखंड, गुणनखंड गलत लिख दिए, गुणनखंड करके, ठीक है। चलिए वर्ग करके पहले देखते हैं। वर्ग करके क्या? जो वर्ग आपका रहता है, जो चर, सबको उधर ले जाते हैं, वर्ग वाला संख्या इधर रखते हैं। तो x² बराबर क्या हो गया? 2 से 2 कट गया तो x बराबर क्या आया? √2, यानी कि एगो प्लस में √2 है, एगो माइनस में √2, यानी कि x का एक मान +√2 आया और एक मान क्या आया? -√2। हल निकल गया। गुणनखंड विधि से आप कैसे निकलिएगा? देखो कैसे निकलेगा। आपका ये क्वेश्चन है 2x² - 4 बराबर 0। गुणनखंड विधि यानी कि कौन सा ऐसा 2 संख्या गुना होकर के ये आया। तो इसको देखो गौर करो, 2x² तो ठीक है, माइनस हम इसको 2a² कह सकते हैं बराबर 0। अब देखो a² + -b², ना दिख रहा, गौर से करो आप इसको। ये 2x पूरे का ना होल स्क्वायर चाहिए, इसलिए आप क्या कहिएगा? √2 × x का होल स्क्वायर, तब जाकर के √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। -2a का स्क्वायर क्या हो गया? 0। यानी कि ये फॉर्मूला दिख रहा है a² - b² बराबर 0 का। इसका तो होता है एक बार a + b, एक बार a - b। तो इसको हम गुणनखंड के रूप में क्या कर दिए? लिख दिए कि √2x + 2 और एक बार √2x - 2 बराबर 0। देखिए गुणा के रूप में अलग अलग लिख दिए हैं कि नहीं? यही तो हो गया गुणनखंड के रूप में लिख करके करना। अब देखिए एक बार इस गुणा को बोलेंगे सब 0 के बराबर है, सब 0 का मतलब कहीं ना कहीं ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। तो आप लिखिए √2x + 2 भी 0 के बराबर है, √2x - 2 बराबर 0। आप √2x बराबर -2, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा? -√। कैसे? तो -2 का -2 लिख दिया, √2 नीचे गया तो x बराबर क्या? √2 से 2 कटेगा तो -√2 आ जाएगा। उसी तरीके से इधर √2x बराबर 2, तो x बराबर क्या हो गया? √2। एक बार माइनस में √2, एक बार प्लस में √2। तो शुद्ध द्विघात समीकरण का हल निकालना बड़ी लोचा लफड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। वर्ग स्क्वायर आपकी वर्ग विधि से निकाल सकते हैं या फिर गुणनखंड करके निकाल सकते हैं। कितना आसानी से निकला। क्लियर है? चलिए अब पढ़ेंगे अशुद्ध द्विघात समीकरण का हल निकालना। अब इसमें गौर करो, थोड़ा सा और बातें बताना। देखिए ये 2x² - 4 है, अगर ऐसा हो जाता तब 2x² + 4 बराबर 0। अब बोलता है इसका हल निकालिए। क्या बोलता है? हल निकालिए। तो निकालते हैं, देखते हैं निकलता है कि नहीं निकलता। पहले हम निकालते हैं वर्ग विधि से -4। तो x² बराबर क्या हो गया? -4/2 और x² बराबर क्या हो गया? -2। गौर कीजिए, बात हो रहा है कि दुनिया में कोई ऐसा संख्या है ही नहीं जिसका स्क्वायर माइनस में आवे। दुनिया में कोई ऐसा संख्या है ही नहीं जिसका स्क्वायर माइनस में आ जाए, स्क्वायर करने पर माइनस में आ जाए। ऐसा कौन सा संख्या? यानी कि वास्तविक संख्या के समुच्चय में, यानी कि परिवार में ही नहीं है। ये जो संख्या आ रहा है x² बराबर -2, तो आपका क्या हो जाएगा? x बराबर आप क्या कहिएगा? √-2। यानी कि कभी दुनिया में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि किसी का स्क्वायर माइनस में आवे, या फिर कहिए कि रूट के अंदर माइनस मिले। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये एक काल्पनिक संख्या, ये क्या है? काल्पनिक संख्या। ऐसा बस खाली आप सोच सकते हैं, ऐसा कोई संख्या है नहीं। तो ये आपको कहता है कि ये वास्तविक संख्या के परिवार का नहीं है, या फिर कहता है कि वास्तविक संख्या के समुच्चय का नहीं। समुच्चय का मतलब होता है इसका परिवार। बोलेगा प्राकृतिक संख्या के समुच्चय का लिखिए संख्या, तो प्राकृतिक लिख देंगे। वास्तविक संख्या का समुच्चय यानी कि वास्तविक संख्या के परिवार का, ये वास्तविक संख्या में नहीं आता।
क्लियर है? तो कभी भी आपको अगर ऐसा दिख जाए कि दोनों टर्म प्लस में है, तुरंत देख करके बोल देना है कि ना इसका कोई इसका जो शून्यक निकलेगा या फिर हल समीकरण है तो समीकरण का तो हल निकलेगा, तो इसका हल जो है वास्तविक संख्या के परिवार में है ही नहीं, काल्पनिक है, कल्पना कर सकते हैं पर ऐसा कोई मान नहीं आ सकता। क्लियर है? दोनों चीज अगर प्लस में मिल गया तब, यहां गौर करो, एक टर्म प्लस में था, शुद्ध समीकरण प्लस में था, माइनस में था, कोई दिक्कत नहीं। अगर दोनों माइनस में मिल जाए तब -2x² -4 = 0 ऐसा मिल जाए तो भी तो वही बतिया होगा, दोनों तो सेम हो गया है ना। गौर कीजिए, अब क्या कहिएगा, -2x² = 4, x² बराबर क्या कहिएगा 4y-2, यानी कि x² बराबर, फिर तो वही बात हो गया। यानी कि शुद्ध द्विघात समीकरण का जो टर्म है, पहला टर्म दूसरा टर्म, दोनों टर्म का चिन्ह प्लस में नहीं होना चाहिए, दोनों टर्म का चिन्ह प्लस में नहीं होना चाहिए, या फिर दोनों टर्म का चिन्ह माइनस में नहीं होना चाहिए, या फिर शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं कि दोनों टर्म का चिन्ह सेम नहीं होना चाहिए। हाँ, एक वो प्लस है एक टर्म माइनस है तो आपका कोई दिक्कत नहीं, आपका उसका मान निकलेगा। पर जब दोनों टर्म प्लस में आ जाता है तो उसका कोई वास्तविक संख्या के अंदर इमेजिनरी काल्पनिक मान निकलता है, ऐसा कोई संख्या नहीं होता। क्लियर है? शुद्ध द्विघात समीकरण का हल निकालना। चलिए आगे देखते हैं। अगला है मिश्रित द्विघात समीकरण का हल निकालने के लिए सीखना। क्या चीज? मिश्रित द्विघात समीकरण का हल निकालना, मिश्रित द्विघात समीकरण का हल निकालना। तो मिश्रित द्विघात समीकरण का भी हल दो तरीके से निकलता है, ठीक है। मिश्रित द्विघात समीकरण का भी हल कितने तरीके से निकलता है? दो तरीके से निकल जाता है। पहला आपका गुणनखंड विधि, पहला क्या है? गुणनखंड विधि, पहला गुणनखंड विधि, या दूसरा वर्ग पूरा करके, ठीक है, जिसमें सबसे मेन यही है आपका, यानी कि पूरा सब कुछ सीखे हुए थे, बस सीखना खाली ये वर्ग पूरा करके, ठीक है। आपको गुणनखंड विधि हम दिखाते हैं। देखिए क्या है गुणनखंड विधि। मान लेते हैं कि आपके पास कोई मिश्रित द्विघात समीकरण दिया है और उसका हल निकालने के लिए कह रहा है, निकालिए। मिश्रित दे रहा है, हम देते हैं 2x² + 3। क्या ये मिश्रित है? नहीं। 2x² + 5x + 3 = 0, ये मिश्रित है। ये क्या आपका मिश्रित है? क्यों? क्योंकि इसमें चर पर 2 पावर भी है और इसमें चर पर 1 पावर भी मिल रहा है। ये क्या है? मिश्रित द्विघात। इधर ध्यान दो, इधर मिश्रित द्विघात समीकरण हो गया। इसको गुणनखंड के तरीके से हम लोग जानते हैं गुणनखंड करना। कैसे गुणनखंड करते हैं? सबसे पहला बीच वाले टर्म को क्या करते हैं? 2 भाग में बांटते हैं। 8वें में सीखना है। बीच वाले टर्म को क्या करना है? 2 भाग में बांटते हैं। बीच वाले टर्म को लिख देते हैं यहाँ पर, बीच वाले टर्म को 2 भागों में बांटकर गुणनखंड करना, गुणनखंड करना, ठीक है। आप इस विधि से आप क्या कर सकते हैं? इसका निकाल सकते हैं। देखिए जैसे इसका नियम क्या है, हम लोग क्या करते हैं? अंतिम और फर्स्ट वाले को मने मन गुना करते हैं, बगल में लिख लेते हैं 6x², यानी कि देखो मने मन लिख देखो इधर गुना करके आपको क्या लाना है? 6x² लाना है। 2 टर्म बीच वाले को क्या कीजिएगा? 2 टर्म में तोड़ेंगे, तो उस 2 टर्म जो तोड़ रहे हैं उस दोनों टर्म को गुना कीजिए तो 6x² आना चाहिए, और दोनों टर्म को जोड़िए तो क्या आना चाहिए? 5x आना चाहिए, ठीक है। तो इसे हम 6 को क्या करते हैं? एलसीएम करते हैं, 2 तिया 6, यानी कि 2 तिया 6 आ जाएगा, 2 3 5x आ जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से 2x² + 2x + 3x + 3 बराबर क्या कह दीजिएगा? 0। बीच वाले टर्म को 2 भाग में तोड़ दिए। तोड़ने से क्या बोल रहे हैं कि दोनों को गुना करने पे 3 दूनी 6, x² आना चाहिए, 6x² हो गया, और जोड़ने पर 3 2 5x आ गया, गुणनखंड हो गया। इसको गुणनखंड कर लीजिए। क्या कीजिएगा? 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, x इसमें भी, x इसमें भी, 2x कॉमन, तो यहाँ बचा x + 1, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, 3 क्या कर लिया? +3 कॉमन, तो x + 1 = 0, यानी कि यहाँ पे ले लेते हैं, एक बार 2x + 3 = 0 और एक बार x + 1 = 0, यानी कि एक बार x का मान 3/2 आया, एक बार x का मान -1 आया, यानी कि इस इस द्विघात समीकरण का एक हल -3/2 और एक हल -1। क्लियर है? तो गुणनखंड बीच वाले को 2 भागों में बांटकर गुणनखंड करने के लिए हम क्या किए? सीख लिए। पर बाबू हमेशा ये सभी क्वेश्चन में संभव, सभी प्रश्न में ये संभव नहीं है, सभी प्रश्न में संभव नहीं है, नहीं। जैसे x² + x + 1 = 0, इसको गुणनखंड करना, इसका क्या करना? गुणनखंड करना, इसका कोई संभव ही नहीं। इसको आप बीच वाले को तोड़ ही नहीं सकते। जैसे कि हम इसमें क्या किए थे? अंतिम और फर्स्ट वाले को क्या किए थे? गुना किए थे। 1 और x को गुना कीजिएगा तो क्या आना है? 1x², यानी कि x²। ऐसा कोई संख्या बताइए जिसको तोड़े पर गुना, इसी को तोड़ना है 2 भाग में। ये तो खुद 1 है, 1 को 2 भाग में कैसे तोड़ें? 2 भाग में तोड़िएगा तो आप गुना करके x² लाना है, जोड़ जाड़ के x लाना,
यानी कि ये संभव ही नहीं है। इसलिए इस नियम को पढ़ने के लिए ये पूरा चैप्टर बनाया गया, द्विघात समीकरण, और यही आपका क्या है, वर्ग पूरा करके बनाने का नियम। इसी को वैसा जिसका आपका इस विधि से नहीं बन पा रहा है, इसी को क्या करते हैं, वर्ग पूरा करके बनाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल इसको बताया जाएगा वर्ग पूरा करके। इसको क्या करना है, पूरा बढ़िया से रिवीजन करना, काफी आसान आसान था। ठीक है, वीडियो धीरे लगे तो फास्ट करके देख लेना। क्लियर है, चलिए आज के लिए इतना ही।